सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाइए सभी मित्रों, पूरे मज़े से आ जाइए। यह अजीत सर की या अजीत मेहता सर की इकोनॉमिक्स की क्लासेस है। मैंने आपको इससे पहले एक क्लासेस दिया है या फर्स्ट क्लासेस दिया है जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। आप अगर किसी एग्जामिनेशनों को दे रहे हो तो आप ये मान के चलना, अगर आपकी थॉट पीसीएस है, अधिकारी बनने की है, या फिर आपकी थॉट जो है बड़े कॉम्पिटिशन्स को निकालने की है, तो आप ये मान के चलना इकोनॉमिक्स आपके लिए यू कैन से वेपन्स होगा। विदाउट इकोनॉमिक्स यू कैन नॉट प्रोसीड और यू कैन नॉट करेक्ट द एग्जामिनेशन, इवन यू कैन नॉट स्कोर द मोर इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। तो आइए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और ये जो सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स सेक्टर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव्स व्यूज से। ओके, तो आइए स्टार्ट करता हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशंस, मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपने सामने इंट्रोड्यूस कर दूँ वैसे बंदों के साथ जिन बंदों ने हमारा इंट्रोडक्शंस पहले नहीं लिया हो या जो मुझे नहीं जानते हैं। ऐसे काफ़ी लोग, हज़ार लोग जानते हैं मुझे, तो आप लोग भी जान जाओगे। मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करा है, बीएससी केमिस्ट्री हमारा है, 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग है, आईएएस एकेडमी, आईबीपीएस प्राइवेट लिमिटेड, इन जगहों पे मैंने टीचिंग दिया है। और बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, ये ईपीएफओ तमाम एग्जामिनेशनों के लिए मैं काफ़ी फ़ायदेमंद होता हूँ। ये हमारा ऑफिसर पॉइंट्स है। आप हमारे ऑफिसर पॉइंट्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने मित्रों को भी इसमें आने के लिए इन्वाइट्स करो डियर। ये क्लासेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस है। हमारी पेड कोर्स भी बहुत जल्द चालू होने वाली है जिसमें इकोनॉमिक्स की कई थ्योरियों को डाला जाएगा। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 इकोनॉमिक्स क्लासेस, या फिर ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो डैट कि आप बेटर इन्फॉर्मेशन पाओ, या आपके मन में कुछ क्यूरीज होती है तो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करना डियर। क्योंकि ये जो हमारा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा, मॉनेटरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ओके, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, ये इफ़िशियंसी, सारी बातों की बात करेगा, पीपीपी मॉडल्स की भी बात करेगा। बट आज जो मैं बात कर रहा हूँ वह बात कर रहा हूँ आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी साइंस की क्लासेज जो एनसीईआरटी बेस्ड है 9, 10, 11, 12 की स्मूथली चलेगी डियर। फिर जो आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की जो बेस है फॉर जेपीएससी, यूपीएससी, या फिर इकोनॉमिक्स जो क्लासेस है 9, 10, 11, 12, इन पर बेस्ड हमारा क्लासेस है डियर। ओके, आइए मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी सुविधा के आधार पर, आपको पता होगा कि जब कभी भी आप चाहते हो किसी भी थ्योरीज की, या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स की, या फिर किसी भी वस्तु की, या फिर किसी सेवाओं को अच्छे तरीके से समझना, तो आप क्या करते हो, सेगमेंटेशन करते हो। क्या करते हो डियर? तो सेगमेंटेशन करते हो, मतलब इनको पार्टों में बांट कर अध्ययन करते हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी एनहांस हो रही है, इनको मैं सेगमेंट करके पढ़ रहा हूँ। और आज के डेट में परिवेश में आप मानोगे इकोनॉमिक आपकी आवश्यकताएं हैं, इकोनॉमिक्स नॉलेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी इकोनॉमी को ठीक कर पाओगे, राइट। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, ओके, क्वाटरनरी सेक्टर है और क्यूनरी सेक्टर है। ये 4 सेक्टर हमारे इकोनॉमिक्स के होते हैं। आइए हर एक सेक्टर की उपयोगिता और हर एक सेक्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस, मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डियर। अगर मैं बात करूँ कि इकोनॉमिक एज ए होल, अगर मैं डिफाइन कर दूँ कि इनको कितने सेक्टरों में बांटा गया है, उनको बांटने का क्या बेसिस है, क्या आधार है, तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ डियर। आपको पता होगा कि 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक होगा इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है इकोनॉमी। देखो डियर, इकोनॉमिक्स क्या है? आपका प्रिंसिपल है, आपका थ्योरी है। और इकोनॉमी क्या है? इसका पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन है या पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो जब कभी भी आप किसी इकोनॉमिक्स थ्योरी को, जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स थ्योरी को ओके इम्प्लीमेंट्स करते हो या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट्स करते हो, जब आप किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो एक इकोनॉमिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको इकोनॉमिक कहते हो। तो इसी इकोनॉमिक्स को मैंने कई सेक्टरों में बांट दिया है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ
एक्टिविटी ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर, इकोनॉमिक नेचर के आधार पर मैंने बांटा है। इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरनी सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफरेंट सेक्टरों में बांट चुके हैं। इस सेक्टर कौन सा बेसिस पे है डियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर, मीन्स जो इसकी एक्टिविटी है उसके आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन या वर्क कंडीशंस हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसकी लीगल्स वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर बात करोगे तो इसमें कैपिटल एकोमोडेशन करने में आपको रिस्क थोड़ा कम होता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करोगे तो इसमें कैपिटल इन्फ्यूज करने में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। फिर अगर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड ऑनरशिप्स, मतलब कितना आपका कंट्रीब्यूशंस है या आपका कितना इन्वॉल्वमेंट्स है, यू कैन से कि आपका कितना पार्टिसिपेंट्स है, यू कैन से कि आप कितना उसमें भागीदार हो। तो अगर इसकी भागीदारी 50% से ज़्यादा है, किसी गवर्नमेंट की भागीदारी किसी भी कंपनी में, चाहे वो जैसे सेल हो, गिल हो, वेल हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, ये सारे क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं या पब्लिक सेक्टर हैं। ओके, क्योंकि इनमें जो भागीदारी है भारत सरकार की 50% से अधिक है। अगर आपकी भागीदारी 50% से कम हो, मीन्स 49% से भी कम हो, तो आप कह सकते हो यह कौन सा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप पे काम कर सकता है। तो ये निजी आप कह सकते हो, निजी है, ये प्राइवेट है, मतलब ये प्राइवेट कह सकते हो, ये लिमिटेड कह सकते हो। तो इस तरह से हमने सारी इकोनॉमिक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। हम इकोनॉमिक्स को इन सेक्टरों में बांटते हैं। अब हर एक सेक्टरों को हम बारी बारी से देखने के काम करते हैं। उम्मीद होगा कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे, और अगर आप में किसी भी प्रकार की डिबेट की तमन्ना है या आप चाहते हो कि मेरे से डिस्कस करो, तो आप आ जाओ, और वो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स है या फिर आप जो कमेंट सेशन है उस कमेंट सेक्शन में आप आओ। मैं वेरी सून लाइव आऊँगा डियर, एक टाइम आपको दे दूँगा, उस टाइम पर मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगा, और सेम वे डियर मैं आपको पेड क्लासेस भी लेके आऊँगा, राइट। तो आइए कांटेक्ट कर सकते हो हमारे पेड कोर्सेज के लिए 7004043326 पर। आइए मैं बात करता हूँ प्राइमरी सेक्टर पर। इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली एक्सप्लॉटिंग या एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज फॉल अंडर, मतलब हम जब कभी किसी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं या नेचर ने मुझे जिससे दिया है उसका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो आप समझ जाओ वह क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके मन में सवाल आता है, ये सर क्या है? तो यह हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि है। आप कृषि क्या होता है, पेड़ पौधे के रूप में काम करते हैं, एलाइड एक्टिविटी के रूप में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचर से जुड़ा है। आप देखो माइनिंग क्या है, तो अर्थ क्रस्ट से हम माइनिंग को निकालते हैं। फिशिंग क्या है, आप तो फिश बनाते नहीं हो, प्राकृतिक ने बनाया है। फॉरेस्ट क्या है, यह भी प्रकृति की देन है। मिल्क भी डेयरी की देन है, और ऑयल भी क्या है, तो आप बात करोगे तो यह क्या है, गॉड की, नेचर की देन है। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल को निकालते हैं, मिल्क को निकालते हैं, फॉरेस्ट को हम कटिंग करके अपने यूज़ में लाते हैं, फिशिंग को हम लोग फिश से, मतलब रिवर से, पॉन्ड से निकाल के अपने फूड में यूज़ करते हैं, माइनिंग से कोल निकाल कर एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और डिफरेंट क्रॉप का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सारी काम हमारी क्या है, प्राथमिक सेक्टरों में शामिल है या प्राइमरी सेक्टरों में शामिल है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टरों में एग्रीकल्चर आपका 50% कंट्रीब्यूशन करता है आपके राष्ट्रीय आय में। मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर में मान लो 15 से 18% का कंट्रीब्यूशन है इन सबों को मिला के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का 50% से ज़्यादा है। इट मीन्स द एग्रीकल्चर इज द crown, you can say the vitals, you can say the specific, you can say the most important meanings of economic generations or meaning of getting the GNP और national income by the primary sector। ये कितने होते हैं, तो 50% होते हैं। People engaged in primary activities are called, जो भी people primary activity में involve है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। याद रखना कि रेड कॉलर वर्कर्स आर दोज वर्कर विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर, और यू कैन से एग्रीकल्चर। क्यों?
क्योंकि इनका जो है आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क होता है। इनका नेचर क्या होता है? आउटडोर होता है। ओके, घर से बाहर निकल के ये काम करते हैं, तो इनको हम कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। मैं समझता हूँ कि आपको प्राइमरी सेक्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करें। फाइन। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्ट्स में देखूं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग का कितना है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आप देखोगे कि ये हमारा कौन सा सेक्टर है, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अगर मैं बात करूं 21-22 में, तो आपके जीडीपी में या ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना है, तो 3.9% का कंट्रीब्यूशन आपको दे रहा है। इंडस्ट्री 11.8% का दे रहा है, और सर्विस की बात करो तो 8.2% दे रहा है। तो आप मान के चलो कि भारत में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। ये 21-22 की डाटा है डियर। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे 19-20 में बढ़ी थी। इसके बढ़ने का रीजन है कि कोरोना की वजह से जितने लोग थे सारे घर आ गए थे, और उन्होंने किस पे काम कर दिया, तो एग्रीकल्चर पे काम कर दिया। अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखोगे तो 8 से लेकर 8.5% है। सरकार की डिफिसिट जो है 21-22 में 6.8% है, और इन्फ्लेशन की दर देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है डियर, ये सब आप देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये कई सेक्टरों का है, बट आपको याद रखना है प्राइमरी सेक्टर का। तो प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट किया है, 3.9%, वाइल सेकेंडरी कितना किया है, 11.8%, और टर्सरी कितना किया है, तो 8.2% किया है इंडियन इकोनॉमी में, हमारे भारत के राष्ट्रीय आय को जनरेट करने में। क्लियर? मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा डियर, इकोनॉमिक्स की ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस को देखने के लिए आपको हमारा चैनल ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल, ये हमारा मेल है, हमारा चैनल का नाम है डियर ऑफिसर पॉइंट। आप इसे ऑफिसर पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करो। आइए अगर मैं बात करता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 शॉक एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर सो द रिलिशियंस ग्रोथ। अगर आप देखोगे कि कोविड-19 की वजह से भी जो हमारा आया उसमें शॉकिंग आया, उसके बाद जो हमारा ग्रोथ देखने को मिला वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अगर मैं 19-20 की बात करूँ जो सीधा है कोविड-19 के प्रभाव की वजह से हमारा जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूमिंग्स किया है, प्राइमरी सेक्टर्स बूमिंग किया है। ओके, फिर देखो 20-21 में थोड़ा सा कम हुआ है, अभी 3.2 और 3 पॉइंट के आसपास हमारा 21-22 में देखने को मिल रहा है डियर। ये जो सोर्सेस मैंने लिया है MOSPI, ये एनुअल एंड क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीडीपी देता है। इसका जो बेस ईयर है, बार बार याद रखना डियर, जो आपकी जीडीपी है इसकी बेस ईयर से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेस ईयर क्या है, 2011 और 12 है। इसकी बेस ईयर क्या है, 2011 और 12 इसका क्या है डियर, तो बेस ईयर माना जाता है। फाइन। आइए मैं बात करता हूँ एक दूसरे महत्वपूर्ण सेक्टर को, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हो तो हमारे नंबर पे कॉल करना, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप अच्छे अच्छे क्लासेस को देख सको। मैं जस्ट सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। अगर आप EPFO देख रहे हो तो भारत सरकार की जितनी स्कीम है इससे कई एक सवाल आपसे पूछे जाते हैं EPFO में, तो इसको नज़र में रखते हुए हम एक पैमाना तैयार किए हैं। अगर आपको EPFO को फॉर्म भरने हैं, अगर आने वाले EPFO एग्जामिनेशन में आपको बैठने हैं, या तमाम जितने भी PCS के एग्जामिनेशंस हैं उनको अगर आप तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम या गवर्नमेंट की स्कीम या नेशनल फ्लैगशिप स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जस्ट वेट करें, आपकी सारी तमन्नाओं को मैं पूरा करूंगा। हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। देखो सेकेंडरी सेक्टर है, इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है या इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। मीन्स हमने जो माइनिंग किया, ऑयल को एक्सट्रैक्शन किया, फिशिंग किया, आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर किया, ये सारे कौन थे, प्राइमरी थे, प्राथमिक क्षेत्र थे। अब हमारा द्वितीय क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे हैं। इट कंटेन्स ऑल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारे आर्थिक गतिविधियों को समाता है, अंडर विच द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर आर प्रोपोज। मीन्स हम जो रॉ मटेरियल निकालते हैं, जैसे माइनिंग से हमने कोल को निकाला, इस कोल को हमने थर्मल पावर में लगा के क्या उत्पादन कर दिया, बिजली। तो माइनिंग का एक्सट्रैक्शन हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अगर आपने किसी आप देख सो खदान से आपने क्या निकाला, कोयला निकाला,
इस कोल को आपने क्या किया, एनटीपीसी थर्मल पावर में डाल के आपने क्या किया, ये चला के आपने बिजली उत्पादन कर लिया, तो आप समझ जाना ये सेक्टर कौन सा हो जाएगा जहां पे आपने प्रोडक्शन शुरू किया। इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज वेयर फिनिश, जहां पे आप फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स एंड फिनिश गुड्स? तो आपको मैं बता दूं, फिनिश गुड्स वैसे कहते हैं जो रेडी टू यूज़ हो, मतलब आप रॉ मटेरियल को तो बनाते हैं लेकिन रेडी टू यूज़ जब इसको बना देते हैं, या डिमांड सेंट्रिक, जिसकी मांग है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं। और उसको बनाने वाला कौन होता है? इंडस्ट्री होता है। इसलिए इंडस्ट्री को हम लोग कहाँ डालते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपने देखा, उत्पादन करेंगे, कॉटन का फैब्रिक्स बनाना, शुगर केन चीनी का प्रोडक्शन करना, come under this sector. Hence it is a part of country economics that manufacturing goods rather than the producing raw material, these all came in the category of the secondary activity. और secondary activity में जितने भी workers होते हैं ना, they are the blue collar. इनको क्या नाम है डियर? तो blue collar workers होते हैं। फाइन। अब देखते हैं कि भारत की जीडीपी में जो हमारी कोर इंडस्ट्रियां हैं, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो स्पेसिफिक रोल होता है, या आप कह सकते हो नेशनल इनकम सेंट्रिक रोल जिस इंडस्ट्रीज़ का है, उस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें नाम पहला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है? स्टील, तीसरा क्या है? रिफाइनरी, चौथा क्या है? क्रूड ऑयल्स, पाँचवा क्या है? कोल, छठा क्या है? सीमेंट, और सातवां कितना क्या है? नेचुरल गैस, और आठवां क्या है? तो फर्टिलाइजर। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने कोर इंडस्ट्री हैं, तो आप जवाब क्या दोगे डियर? तो भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ओके, द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की अगर मैंने इंडेक्स में निकालूं, तो जो इनकी जो इंक्रीज मिला है वो 7.4% का मिला है। किसमें? जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में। ये डेटा कब तक है डियर? दिसंबर 2022 का है। जबकि हम इसका कंपेयर अगर करेंगे एनुअली 2021 से, तो हमें कोर इंडस्ट्री का जो सपोर्ट मिला है वो 7.4% ग्रोथ के रूप में मिला है। मीन्स कोर इंडस्ट्री हमारे भारतीय इकोनॉमिक्स की स्पीड में या इंडियन इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन में अच्छा खासा रोल अदा करता है। द प्रोडक्शन ऑफ कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, refinery products and the natural gases increased in 2022 over the corresponding month of the last year. So आप कह सकते हैं कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ये बेसिकली 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो IIP मतलब हम जितने भी भारत में उत्पादन करते हैं या भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस होता है, इसके लिए हमने IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर मैं निकालूं तो मैं बता पाऊंगा कि कोर इंडस्ट्री का कितना सपोर्ट है। तो 40.27%, लगभग आप कह सकते हो कि 40.5% जो है ये कंट्रीब्यूशन किसका है? तो कोर इंडस्ट्रीज का। करेक्ट। नेक्स्ट आइए, तो फाइनल ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अगर मैं बात करूं तो कितना जा रहा है? 8.3%। मतलब आपका कोर इंडस्ट्री जो आपको सपोर्ट किया है वो कितना किया है? तो 8.3%, मोर देन 8% आपको सपोर्ट मिला है। ओके, अगर क्यूमुलेटिव की बात करोगे तो आप मान के चलते हो अप्रैल दिसंबर 22 तक, ये सितंबर था, दिसंबर तक आ जाओगे फिर भी इसका ग्रोथ आपको कितना मिल रहा है? तो 8% आपको ग्रोथ मिल रहा है। किसका मिल रहा है डियर? तो कोर इंडस्ट्रीज का मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो कोर इंडस्ट्रीज है, जितने भी कोर इंडस्ट्री जैसे कि कोल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आप कह सकते हो यू कैन सी रिफाइनरी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट्स हो गया, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर, इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन कितना है? तो मैं अगर बात करता हूँ कोल का, कोल वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। अगर मैं पहले की बात करता हूँ कोल का, तो इसका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है? 11.5% इंक्रीज हुआ है कंट्रीब्यूशन। किसमें? कोल में। जबकि मैं पिछले ईयर से अगर कंपेयर करूं और अगर वेटेज परसेंटेज की बात करो तो 10.33% हुआ है। आपको याद रखना सिर्फ ये डेटा डियर कि कोल का कितना ग्रोथ मिला है, तो 11.5%।
अगर मैं बात करूं कि इट्स क्युमुलेटिव इंडेक्स, अगर मैं कोल का जो क्युमुलेटिव इंडेक्स है वो कितना हो गया है 16.4% ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022 ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड। अगर आप अप्रैल से दिसंबर 2022 तक को लोगे तो 16.4% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है किसमें, कोल में। अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम की बात करोगे तो वह कितने से ग्रोथ हो रहा है डियर, 3.7 से ग्रोथ किया है पिछले साल 2021 के दिसंबर से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसकी कोमुलेटिव बात करूँ, मतलब ये 1 मंथ का दिखा रहा, दिसंबर टू दिसंबर दिखा रहा, अगर आप कोमुलेटिव बात करोगे तो ये कितना ग्रोथ है 5.5% है। कब, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। आपका हमारा जो बजट होता है डियर वो मार्च में होता है, तो अप्रैल से दिसंबर तक अगर मैं देखूं तो 5.5% इसका ग्रोथ देखने को मिला। नेचुरल गैस में अगर आओगे तो 2.6% देखने को मिल रहा है डियर। ओके, ये कंपेरिजन है किसके रिस्पेक्ट में, दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के रिस्पेक्ट में। अगर कम्युनिटिव बात करोगे मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो 0.9% का नेचुरल गैस में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर से आप देख सकते हो कोल का जो क्यूमुलेटिव है 16.4%, अगर इंक्रीज बात करोगे तो 11.5%, पेट्रोलियम का 3.7%, इंक्रीज बात करोगे तो 5.5%, नेचुरल गैस का बात करोगे तो 2.6%, इंक्रीज बात करोगे तो 0.9%। आते हैं फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यह कितने से इंक्रीज हो रहा है, 7.3% से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं क्युमुलेटिव इंडेक्स की बात करूं तो यह 9.6% आपका अप्रैल से लेकर अप्रैल टू दिसंबर 2022 तक यह देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं स्टील का तो यह इंक्रीज कर रहा है कितना, 9.2% से इंक्रीज कर रहा है दिसंबर में, ओवर किससे, 2021 से। सो इट्स क्युमुलेटिव इंडेक्स कितना है 7.7% ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर। अगर मैं बात करूं सीमेंट प्रोडक्शन का तो यह कितने से इंक्रीज कर रहा, 9.1% से ये सीमेंट इंक्रीज कर रहा है। ओके, अगर मैं क्युमुलेटिव की बात करूं तो 10.6% कब से, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये इंक्रीज पाया है। देखो जिनको बहुत फास्ट लग रहा होगा मेरे को बताना, इसको बार बार आप देख सकते हो, राइट। तो ये official.gmail.com पर आप मेरे को मेल करो या मेरे को कॉल कर सकते हो। हमारे चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है 10.0% से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कब डियर, तो दिसंबर 21 से लेकर 22 में। अगर क्युमुलेटिव बात करते हैं तो 9.8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। आ जाते हैं क्रूड ऑयल में, बहुत थोड़ा फास्ट लगे तो बताना डियर। तो क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन में इंक्रीज मिला है वो आप देख सकते हो, इसमें डिक्लाइन मिला है। आपसे पूछा जाए कौन सा कोर इंडस्ट्री है जो डिक्लाइन है, अभी तक जितना भी देखा आपने, क्या देखा, इंक्रीज कर रहा है, तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसमें डिक्लाइन मिला। इसी तो हमें कच्चे तेल को बाहर से मंगाना पड़ता है। इसमें जो ग्रोथ देखा है जस्ट 1.3% ही देखने को मिल रहा है। वाकई में सबसे कम ग्रोथ आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हम कच्चे तेल को मंगाते हैं बाहर से, और भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल अभी रशिया से लिया है। अगर मैं बात करूं कि ईयरली बेस 2011-12 का जो बेस अगर ईयर मान लेते हैं तो हमने देखा कि कोयले का जो वेट है वो 10.33% वेटेज में इंक्रीज हो रहा है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो वेटेज में क्रूड ऑयल 8.98 है, नेचुरल गैस 6.88 है, रिफाइनरी 28.0% है, फर्टिलाइजर ये है, स्टील 17.92 है, सीमेंट ये है, और इलेक्ट्रिसिटी 19.85 है। ओवरऑल अगर आप बात देखोगे वो, अगर आप यहाँ से 11, 12, 13, अगर मैं अप्रैल दिसंबर की बात करूँ 2022 की, तो ये 148.4, 77.3, 72.4, इसके वेटेज में 128.7, 124.7, 171.7, 164.8, 186.0। तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो 143.1, मतलब जितने भी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका आपको ग्रोथ दिख रहा है ना, कि अगर मैं 12-13 में बात करूँ तो 103.8 ही इसमें था, उसके बाद 106 आया, 111, 115, फिर देखो ये 2016-17 में डाउन हुआ था, फिर आपको बढ़ के आ गया, फिर बढ़ा, तब से लगातार बढ़ता ही आ रहा है। अभी आपका
143.1% है। अगर इसमें कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कोल का थोड़ा दिख रहा है मुझे, ओके, या फिर स्टील का दिख रहा है। इंडिया स्टील प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है, सीमेंट में आगे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ रहा है। अगर इसकी मैं परसेंटेज वाइज देख लूँ तो आप देख सकते हो, ओके, ईयर टू ईयर बेसिस पे देखोगे तो आपका जो ग्रोथ दिख रहा है वो ओवरऑल कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है डियर, 8%। इलेक्ट्रिसिटी का इंडिविजुअल ग्रोथ कितना है, 9.8%। सीमेंट का ग्रोथ कितना है, 10.6%। स्टील कितना है, 7.7%। फर्टिलाइजर कितना है, 9.6%। और रिफाइनरी कितना है, 5.5%। और नेचुरल गैस कितना है, 0.9%। और अगर देखो कि जो क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया था ये माइनस में जा रहा है डियर, और ये क्या है, कोल है 16.4%। तो आपसे मैं पूछूं कि कोर इंडस्ट्री में पूरे एक साल में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन आपका हमारे राष्ट्रीय आय में किसका रहा है, तो कोयले का रहा है। और कोयले का ग्रोथ कितना है, तो 16.4% है। ये इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो आप छोड़िएगा नहीं डियर। फाइन, आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो आपके क्या है, तो सर्विस सेक्टर है। तीसरा जो सेक्टर है हमारा वो क्या है, टर्सरी सेक्टर। जो सेक्टर है वो मैं पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है टर्शियरी सेक्टर। और इस टर्सरी सेक्टर में आप देख सकते हो मैं सर्विस की बात करता हूँ, मैं डिफरेंट तरह की सर्विस की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ऑल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर सर्विस आर प्रोड्यूस फॉल इन द सेक्टर, जैसे इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर में कहते हैं। जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं और कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर कहाँ आते हैं, तो हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं, ओके। अब मैं बात करता हूँ टर्सरी के अलावा जो हमारे पास सेक्टर है, एक्चुअली टर्सरी सेक्टर का ही हमारा क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर है। और क्वाटरनरी सेक्टर जिसी में डिविजन्स है, इसमें थोड़ी बुद्धि वाली बात अगर कर लेते हैं तो क्वाटरनरी सेक्टर हो जाता है। जैसे क्वाटरनरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज नॉलेज सेक्टर। इसको कौन सा सेक्टर कहा जाता है डियर, नॉलेज सेक्टर कहा जाता है, ओके। आपने भी देखा होगा कि कई बार आप काम करते हो ना, सर्विस करते हो, तो नॉलेज वाली जो काम करते हो उसको हम लोग क्वाटरनरी सेक्टर में डालते हैं। इनका रिलेशन किससे है, जैसे एजुकेशन से आप जुड़े हुए हो, आप किसी को एजुकेशन दे रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, आप कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट जॉब है। जैसे आप बैंकिंग में हो, इस सेक्टर एजुकेशन में हो, ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का जो नॉलेज सेक्टर है वो क्या कहलाता है, क्वाटरनरी सेक्टर कहलाता है, ओके। दिस सेक्टर प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यह हमारे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को डिफाइन करता है इन एन इकोनॉमी, राइट। आइए हम देखते हैं लास्ट सेक्टर हमारा क्वाटरनरी सेक्टर। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या है, हाईली एडवांस, मतलब इनको किसी और चीज़ों से मतलब नहीं है, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, ये अपने आप में क्या होते हैं, टॉप होते हैं। इनके द्वारा ही सारा काम किया जा सकता है। सो ऑल एक्टिविटी इन टॉप डिसीजंस, और ये टॉप डिसीजंस मेकिंग होते हैं अंडर दिस कैटेगरी। द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर इन द गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट आर कम इन दिस क्वाटरनरी सेक्टर। तो जो जैसे इंजीनियर्स हो गए, जैसे बैंकिंग हो गए, ये सब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, ये क्वाटरनरी सेक्टर के हो गए। और अगर मैं बात करता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, साइंटिस्ट हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेटिक्स हैं, तो यूनरी क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि हमारा जो टर्सरी सेक्टर है, तो इस टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ कितना है डियर, तो 8.2% है। आपने देखा था सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ कितना जा रहा था, 8.0% कोर इंडस्ट्रीज का, और ये क्या है, 8.2% है, ओके। अगर मैं बात करूं तो 21.6% ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट, और मैं बात करूं तो 60.7 बिलियन जो है एफडीआई भारत के अंदर देखने को मिला है, ओके। आइए सर्विस सेक्टर की मैं बात करूं तो ओवरऑल 21-22 में जो आपको ग्रोथ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8.2% मिल रहा है। जबकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ आपको -8.4 हो गई थी, कब, 2021 में, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोरोना वाली बात थी, ओके। सो ये हमारे सारे सेक्टर हो गए डियर। आई होप आपको क्लास आपके अप्रोच के लगे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि अगर इस तरह की क्लासेस आपको दें
तो आपका डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन निश्चित है। आप इकोनॉमिक्स के पैनिक से एकदम अपने आप को दूर कर ले डियर। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी, इस सेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को हम लोग पढ़ेंगे और भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, इस तरह से मैं आगे टॉपिक आपको लेता चलूँगा, ओके, ताकि आपके लिए ये फायदेमंद हो, राइट। फिर हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, टॉपिक्स को हम लोग डील कर रहे हैं डियर। आपके एग्जामिनेशन हैं, आप ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है डियर, तो उम्मीद करता हूँ आप ईपीएफओ एग्ज़ाम ज़रूर भरोगे। ये काफ़ी अच्छा सेक्टर होता है, ओके। फिर आप देखोगे पटना हाई कोर्ट की एग्जामिनेशन है, तो सभी जगहों पे आपका इकोनॉमिक्स है तो ज़रूर है। और आपको पता होगा कि बजट भी आ गया है डियर, तो मैं बजट 2022 और 2023 और 24 की बजट पर भी ज़रूर फोकस डालूंगा। फाइन। सो ऑफिसर पॉइंट को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी आप ऐड कर सकते हो, ईपीएफओ की तैयारी में लगे हो, देन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट slides या very much important classes for you. So kindly subscribe my channels like okay, now you subscribe Officer Point, fine, for your scientific knowledge, for your economics knowledge. So Officer Point official @gmail.com पे आप मेल कर सकते हो। ऑफिसर पॉइंट को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ओके करके रखो और कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड कोर्स के लिए, क्योंकि मैं तमाम साइंस की कोर्सेज में आपको वेरी सून स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। और फिर मैं जो आप देख रहे हो कि जो समसामयिक विषय होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसकी भी मैं शुरुआत बहुत जल्द करने वाला हूँ डियर। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड विल कंटिन्यू विथ अस। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल। थैंक यू।